हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रांसर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स की। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करी एक यूज़र की रिक्वेस्ट पे, जिसे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना सीखना है। चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट ऑफ ऑल लेजर्स, या आप कह सकते हैं समरी ऑफ ऑल जीएल्स। इसे इनडायरेक्टली आप ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं, जिसमें आपको एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस का कॉम्बिनेशन पूरा मिल जाएगा। तो हर तरह के लेजर्स मिल जाएंगे। और जो इसका वर्टिकल फॉर्मेट है, जैसे ये बना है बेस्ड ऑन द शेड्यूल 6, पार्ट 1 बैलेंस शीट मिल जाएगा और पार्ट 2 आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट मिल जाएगा। ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। और प्लस जो ऑर्डिनरी सिंपल ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, वो लेआउट आप चेक कर सकते हैं विद द कॉलम्स। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, चाहे फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो। तो एक कॉन्सेप्ट ट्रायल बैलेंस का अगर आपको मिल जाएगा, या फिर अलग अलग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट। बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस का कॉम्बिनेशन है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स। वर्टिकल फॉर्मेट में मिल रहा है आपको। और नॉर्मली अगर आप ऐसे देखोगे इंटरनेट पे, तो आपको एक नंबरिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। मतलब ट्रायल बैलेंस के लिए बोल रही हूँ, या बैलेंस शीट एंड पीएल के फॉर्मेट में। लेकिन सिस्टम पे चढ़ाने के लिए आपको एक नंबरिंग सिस्टम देना होगा कि ये जीएल के अकॉर्डिंग सिस्टम पे ऐसे इस वे में खड़े रहेंगे, ट्री स्ट्रक्चर में। तो सबसे छोटा नंबर पहले, फिर बड़ा नंबर, इस तरह से असेंडिंग वे में आपको मिल जाएगा। तो ये वर्टिकल टी फॉर्मेट में स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये प्राइमरी की है और इस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा का पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगा। और ये नंबर्स जो हैं, जैसे आप सिस्टम पे कोई भी एक छोटा सा कार्ड क्रिएट करते हो, न्यू क्लिक करते हो, एक भी नंबर डालोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्रिएट हो जाएगा। नंबर डालने और बाहर क्लिक करने के साथ ही, जैसे यहाँ पे आप एक ध्यान से देखो तो ट्रिपल लाइन खाली है और यहाँ पे एक छोटा सा गैप छोड़ दिया गया है 1001। अगर यूज़र परमिशंस होगा प्लस एडिटिंग अलाउड होगी आपकी चार्ट ऑफ अकाउंट पे, तो कोई भी यूज़र इस पे 1001 क्रिएट कर सकता है या ट्रिपल लाइन क्रिएट कर सकता है। तो अगर मान लो मैं इसके बीच का एक नंबर यूज़ कर लूँ या ट्रिपल लाइन यूज़ कर लूँ, तो सिस्टम बनाने दे देगा। जैसे मान लो मैं 1000, मैंने गैप ढूँढा और मैंने क्लिक कर दिया, बस सिंपल सा, कोई नाम, कोई कोई और चीज़ मैं कुछ नहीं कर रही। अब सिस्टम क्या करेगा, एक नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है? आप वैसे इसे डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे खड़ा है? अगर आप ऐसे सिंगल-सिंगल जीएल बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको एक्सेल पे बनाना चाहिए और इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। तो सिस्टम पे आपको क्रोनस कंपनी, जो सैंपल कंपनी मिलती है, जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने क्रोनस कंपनी पे ही मैं बनाती हूँ अधिकतर वीडियोज़, क्योंकि ये हमारी सैंपल डेमो कंपनी है। तो जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हो, तो चार्ट ऑफ अकाउंट आप क्रोनस का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, इसे एक्सपोर्ट कर लो। एक्सेल पे ले जाओ और उस पे क्रिएट करो। तो आपको क्या-क्या नहीं चाहिए, आपको नेट चेंज बैलेंस है, डेट बैलेंस, ये सब नहीं चाहिए। नेट चेंज डेली बेसिस के ट्रांज़ैक्शंस के नेट ऑफ होते हैं, डेबिट क्रेडिट एडजस्ट होके। बैलेंस शीट डेट, अगर आप बैलेंस शीट की वैल्यूज़ ही चेक करना चाहते हो, एज़ ऑन डेट एंड बैलेंस, ये आपके एडवांस एंट्रीज़ को भी इंक्लूड करता है, तो इसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ मत करो। टोटलिंग आपको ग्रुप एंड टोटल सब बताना है कि रेंज क्या है आपके छोटे से ग्रुप का, बड़ा ग्रुप का। ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग हो रही है, तो वो रेंज हर एक छोटे-बड़े ग्रुप को सम करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम एंड स्टार्टिंग टू, उसी तरह मैं कोई एक कार्ड एडिट कर लेती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा। बैलेंस शीट हेडिंग, अब ये जीएल अकाउंट कार्ड है, सिंगल-सिंगल अगर कोई एक जीएल बनाना है, 2 बनाना है, 4 बनाने हैं, तो ठीक है, आप बना लो। लेकिन पूरा का पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं, वो आपको एक्सेल पे बनाना चाहिए। एक नंबरिंग सिस्टम होगा जो आपके हेडिंग के लिए, अब अगर आप वर्टिकल फॉर्मेट से शुरू कर रहे हो, तो बैलेंस शीट से शुरू होगा आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। आपकी हेडिंग होगी बैलेंस शीट, एक नंबर दे दिया, हेडिंग दे दी। बैलेंस शीट, अब आपको बताना है ये किसका हिस्सा है, इनकम और बैलेंस। इनकम और बैलेंस का मतलब है इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है इनकम स्टेटमेंट, या बैलेंस यानी बैलेंस शीट का हिस्सा है।
नॉर्मल सी बात है, बैलेंस शीट हेडिंग है तो बैलेंस शीट का ही हिस्सा है, तो हम बैलेंस शीट ले लेंगे। अगर कैटेगरीज़ मेरे पास है तो ले लेंगे, लेकिन नॉर्मल सी बात है कि ये एक हेडिंग है। अगर ये एक हेडिंग है तो हमें कैटेगरीज़ और सब कैटेगरी देने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट एंड क्रेडिट बाय डिफ़ॉल्ट ये बोथ ही रहेगा, और वैसे भी इसकी वैल्यू पोस्ट होने वाली है नहीं, ये एक हेडिंग है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। और ये ज़रूरी है कि अभी तो सिस्टम पे बना हुआ था तो इस आपने नहीं लिया, लेकिन जब आप खुद बनाओगे तो आपको बताना होगा अकाउंट टाइप। पर्पस है कि ये आप इसे किस तरह से इस जीएल को डील करने वाले हो। क्या ये ट्रांज़ैक्शन में यूज़ होके पोस्ट होगा, इसकी वैल्यू किसी जर्नल में किसी जर्नल में, किसी इनवॉइस में, ऐसा कहीं यूज़ करने वाले हो कि ये पोस्ट हो, कि इसकी एक्चुअल वैल्यू पोस्ट हो? अगर नहीं, तो क्या ये हेडिंग है? क्या ये किसी तरह का पूरा समरी टोटल है? पूरा मतलब एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, या किसी छोटे ग्रुप या बड़े ग्रुप का बिगिन टोटल या एंड टोटल है? तो बिगिन टोटल है तो सिंपल सा बिगिन टोटल लोगे, और अगर एंड टोटल है तो आप एंड टोटल लोगे, लेकिन एंड टोटल में आपको रेंज बताना पड़ता है कि कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे खत्म हुआ, ऐसा रेंज। अब अगर 1000 से शुरू हुआ था और 1200 पे खत्म हुआ, लेकिन ये हेडिंग है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो आपका जो ग्रुप होगा या तो 1001 या 1002, यानी कि जिसका बिगिन टोटल होगा उसका आप एंड टोटल दे देना। तो बिगिन टोटल के ग्रुप के साथ ही एंड टोटल आपको लगाना होगा। ये एक एग्जांपल हुआ। टोटल हेडिंग से शुरू करके भी आप पूरा एक समरी रिपोर्ट का टोटल लगा सकते हो, लेकिन छोटे और बड़े ग्रुप के लिए स्टार्ट करना है बिगिन टोटल से, और एंड टोटल में जो बिगिन टोटल होगा उसके स्टार्टिंग टू से फ्रॉम तक आना है, और एंड टोटल अगर मान लो आपका ये वाला है, तो आपको कैसे आना होगा? मान लो 900 से 1000 तक का आपका एक ग्रुप है, तो एंड टोटल ऐसे डिफाइन करेगा कि ये वाला 1000 है, ये 1000 तक आया है, ये इसका एंड टोटल है। 900 से लेकर करीब 100 जीएल यूज़ हुए हैं, 1000 पे एंड हुआ है। तो इस तरह का ये आप कर सकते हो। ये एक हो गया। इसी तरह अगर इनकम स्टेटमेंट का आइटम होगा तो इनकम स्टेटमेंट लेना होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनकम स्टेटमेंट का आइटम है या बैलेंस शीट का आइटम है, क्योंकि क्लोज़ इनकम स्टेटमेंट रन जब आप चलाओगे, तो वो सिर्फ़ इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को लेता है, इनकम ओवर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ओवर द इनकम, प्रॉफ़िट और लॉस। वो आपका नेट इनकम निकाल कर डालता है, नेट प्रॉफ़िट फॉर द और नेट लॉस ऑफ द ईयर, जिसको आप रिटेन अर्निंग में, रिज़र्व में भी पोस्ट करवा सकते हो। नेट जो आप नेट ऑफ करता है क्लोज़ इनकम स्टेटमेंट बैच प्रोग्राम, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकम स्टेटमेंट के अंदर कवर होने वाले आइटम्स को ही लेता है, बैलेंस शीट आइटम को नहीं। तो अगर आपने गलत लिया कि इनकम स्टेटमेंट आइटम को बैलेंस शीट में डाल दिया, तो वो क्या करेगा? उन जीएल को इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है बैलेंस शीट आइटम्स के लिए। और अगर कोई चीज़ हेडिंग है तो वो हेडिंग होगी, कोई चीज़ पोस्टिंग है तो वो पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग का लेजर का मतलब होता है वो ट्रांज़ैक्शन में यूज़ होके पोस्ट होने वाला है। पोस्टिंग के जो भी लेजर होंगे आपको सिंपल, स्मूथ, नॉन हाइलाइटेड दिखेंगे, लेकिन हेडिंग, टोटल, बिगिन टोटल, एंड टोटल जहाँ भी अकाउंट टाइप यूज़ होगा वो आपको हाइलाइटेड बोल्ड दिखेंगे। और एंड टोटल और टोटलिंग में हमेशा आपको एक रेंज दिखेगी स्टार्टिंग ग्रुप और एंडिंग ग्रुप की। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ ये बनेगा पूरा। अब देखो, बोल्ड एंड इटैलिक हेडिंग होगा या बिगिन टोटल होगा या एंड टोटल होगा, और जो छोटे-छोटे जीएल्स होते हैं पोस्टिंग वाले, वो होते हैं नॉर्मल अनहाइलाइटेड। प्लस जैसे शुरू हो रहा है, बैलेंस शीट शुरू हुआ, फिर एसेट्स शुरू हुआ, नंबरिंग में गैप होना चाहिए, और जब एक बड़ा ग्रुप खत्म शुरू हो रहा है फिर खत्म हो रहा है, उसमें लास्ट के पहले भी थोड़ा गैप होना चाहिए, और गैप खत्म हो जावे तो आप एबीसीडी यूज़ कर सकते हो, पॉइंट 1, पॉइंट 11, पॉइंट 111, इस तरह से सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप अच्छे गैप देते हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इन फ्यूचर भी जीएल्स बनते ही रहेंगे। रनिंग बिज़नेस में भी क्या होता है, बहुत सारे जीएल्स ऐड होते हैं। तो हमेशा जब आपका ग्रुप शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, जैसे ये वाला ग्रुप का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग शुरू हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग फिनिश हो रहा है। ये आपका डिट मैंने क्लिक किया, बिगिन टोटल का है, एसेट्स, इक्विपमेंट, इसमें सारा कुछ फिल है। आप देख लेना कैटेगरी, सब कैटेगरी, आइटम्स,
एक 1-2 आपको खोल के देखनी भी चाहिए। आपका जो एक चीज़ और थी इसमें, क्योंकि इसके नीचे वाला ओपन करते हैं। बोथ, डेबिट क्रेडिट। जब आपको डाउट हो कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो आप क्या करो, हमेशा वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट बोथ ही रहता है, आप बोथ ही रहने दो। इससे क्या होगा, सिस्टम अपने एडजस्ट करेगा कि वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा आपके ट्रांज़ैक्शन के बेसिस पे। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ट्रांज़ैक्शन में यूज़ होके पोस्ट होने वाला लेज़र है, तो आपको पोस्टिंग लेना है। डायरेक्ट पोस्टिंग येस हो जाएगी, लेकिन अगर मान लो कि ये किसी पोस्टिंग सेटअप का हिस्सा है, यानी कि ये किसी कार्ड के पीछे लगने वाला पोस्टिंग ग्रुप है, जैसे कस्टमर कार्ड, वेंडर कार्ड होता है ना, जब आप कस्टमर का जीएल बनाओगे, तब ये बंद रखना। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम आ जाते हैं, अब ये सिंपल जीएल है, सिंपल ट्रांज़ैक्शन में यूज़ होगा और पोस्ट होगा, ठीक है? तो अब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, एक सिंगल लेज़र ही रखो, क्योंकि मैं तो सिंगल लेज़र ही बनाती हूँ। यही लेज़र यूज़ होगा, यही परचेस होगा, यही सेल होगा, इसी में एप्रिसिएशन होगा, इसी में जो भी डिक्रीज़ होगा, होगा। अलग से जीएल ट्रांज़ैक्शन में चूज़ करना, सिलेक्ट करना, पोस्ट करना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कॉम्प्लिकेशंस इग्नोर करो। सिंगल लेज़र होगा लैंड एंड बिल्डिंग, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक लेज़र होगा, बस 2 लेज़र। ग्रुप, लैंड एंड बिल्डिंग, बिगिन टोटल, बैलेंस शीट आइटम, एक नंबर, एंड टोटल का नंबर, फिर उसका नाम, कॉमा देके टोटल, कि ये खत्म हो रहा है टोटल यहाँ पे, ये एंड टोटल है। ये इंडिकेट करने के लिए आपको कॉमा लगा के टोटल लिख देना चाहिए। बैलेंस शीट आइटम तो आप लोगे ही। एंड टोटल लिखा कि ये बिगिन टोटल का एंड टोटल है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म होगा। और फिर आपको टोटलिंग बता देना है कि कहाँ से शुरू हुआ है, 1100 से शुरू हुआ है, 1190 पे खत्म हुआ है। और इसके लिए हम सिलेक्ट मोर करेंगे तो हमें क्लियरली पता चलेगा ये, कि 1100 से शुरू हुआ है, 1190 पे खत्म हुआ है। आप फ़िल्टर लगा सकते हो टोटलिंग का, एंड टोटल का अगर फ़िल्टर लगा दोगे तो सिर्फ़ आपको बिगिन टोटल, एंड टोटल का फ़िल्टर लगा दोगे तो आपको सिर्फ़ बिगिन टोटल और एंड टोटल ही दिखेंगे। नेक्स्ट ग्रुप, इस तरह से नेक्स्ट ग्रुप पे जाइए, आप ऐसे सारे ग्रुप देख सकते हैं। बिगिन टोटल, एंड टोटल के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। फिक्स एसेट्स का ग्रुप शुरू हुआ है, फिर फिक्स एसेट्स का खत्म हुआ है, फिर करंट एसेट शुरू हुआ है। नेचर ऑफ द बिज़नेस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है चार्ट ऑफ अकाउंट, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है तो उसमें अ, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, इस तरह के डब्ल्यूआईपी, इस तरह के आइटम्स होंगे। और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आप सिर्फ़ ट्रेडिंग गुड्स यूज़ करते हो तो एफजी खरीदोगे, एफजी बेचोगे। अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो इन्वेंट्री रखेगी ही नहीं। तो आपको जिस भी क्लाइंट के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना चाहते हो, उससे उसकी वेबसाइट का एड्रेस ले लेना चाहिए, जिससे आपको उसका एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। प्लस नेचर ऑफ द बिज़नेस, कंपनी किस चीज़ों में डील करती है, क्या करती है, वो आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। और अगर हो सके तो ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रायल बैलेंस का एक एक लेआउट, ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेआउट माँग लेना चाहिए शेड्यूल्स का, कि अगर आप डेटा नहीं देना चाहते तो ब्लैंक वैल्यू, ब्लैंक डेटा के साथ ही ले लो। मीन्स सिर्फ़ एक ओवरऑल फॉर्मेट हो, स्ट्रक्चर हो, जिसमें कवर किया हो कि ग्रुप, मेन ग्रुप क्या है, बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा जीएल्स मिल जाए, बस। कोई वैल्यू नहीं। आप ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड पीएल विथ ब्लैंक वैल्यू लेकर एक फॉर्मेट खड़ा कर लो, जिससे आपको ये ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग के अंदर कौन-कौन से जीएल लगाने हैं, अकॉर्डिंग टू द कंपनी, रियल जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लगाना। वरना क्या है कि स्टैंडर्ड आप एक बना के दिखाओगे और बोलोगे कि ये क्लाइंट आपको बोलेगा कि ये तो मेरे बिज़नेस से रिलेट ही नहीं कर रहा। तो आइडिया ले लेना है क्रोनस से, लेकिन जो रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो आपको उस क्लाइंट के ऑडिटेड बैलेंस शीट पीएल से मिल जाएगा, कि कौन-कौन से ग्रुप आपको रिप्लेसमेंट करना है टर्मिनोलॉजीज़ के साथ। तो अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो उसको डब्ल्यूआईपी और ड जॉब डब्ल्यूआईपी नहीं चाहिए होगा। उसके बाद तो वो ऐसे जीएल्स, वैसे ग्रुप ही आप एब्सोल्यूट कर दो कि वो ग्रुप आपको चाहिए ही नहीं।
फिर अकाउंट्स रिसीवेबल शुरू हो रहा है। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि कस्टमर, सन्ड्री, डेटर। सन्ड्री डेटर में जो मेन ग्रुप शुरू हुआ है, उसके बाद सब ग्रुप, सब उसके जो पोस्टिंग की जीएल है, वो आपका नेशनल लेवल का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल का फॉरेन, और अगर कंपनी ट्रांज़ैक्शन यूज़ करते हो तो वो, और एक्स्ट्रा लेजर का आपको बनाने हैं तो बनाओ, वरना नंबर गैप दे दो, फ्यूचर में ज़रूरत होंगे तो यूज़ कर लेना। तो ये मेन जो बिगिन टोटल से एंड टोटल के बीच आप गैप बढ़ा के रख सकते हो, छोटे-छोटे ग्रुप में भी, बड़े ग्रुप में भी। जहाँ-जहाँ एंड टोटल आ रहा है उसके पहले आपको हमेशा नंबर गैप रखने हैं, ताकि इन फ्यूचर लॉन्ग रन के लिए कंपनी उस नंबर्स को यूज़ कर सके। प्लस अगर ये कहीं जैसे ये ग्रुप का पोस्टिंग ग्रुप का लेजर है, ये आपको जानना है, तो आई थिंक रिलेटेड के अंदर मिल जाएगा हमें, अकाउंट्स के अंदर वेयर यूज्ड लिस्ट। ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, वो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे देखो, कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप, मैंने जब से बोला आपको कि ये सेटअप का हिस्सा है, तो ये जीएल यूज़ हो रहा है सेटअप में। सी सेटअप में यूज़ हो रहा है या आपका जीएल, ठीक है ना? कस्टमर कार्ड में लगा हुआ है। जो कस्टमर इंडिया लेवल के होंगे, उस पे डोमेस्टिक लगा है, और अदर जो होंगे वो उस पे फॉरेन लगा है। नॉर्मली हम लोग 2 ही बनाते हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। इतना सेपरेशन नहीं करते कि 3 लेयर बनाएँ। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो जो ग्रुप का लेजर होगा ना, उसमें डायरेक्ट पोस्टिंग को नो रखना। डायरेक्ट पोस्टिंग एक बार एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। देखो, जैसे आप पोस्टिंग लेते हो, डायरेक्ट पोस्टिंग येस हो जाती है, लेकिन इस तरह के सेटअप के जो लेजर है, जो सेटअप में डिफ़ाइन होंगे, उन्हें आप बंद करना। क्योंकि अगर ट्रांज़ैक्शंस पे, जनरल्स पे, किसी वाउचर में जाके यूज़र ने कस्टमर डोमेस्टिक लेकर पेमेंट कर रिसीव कर ली या फिर रिफंड कर दिया, तो वो कस्टमर कार्ड में नहीं जाएगा, इस जीएल में आके रुक जाएगा। जबकि फ्लो ये होना चाहिए, सही तरीका ये है कि कस्टमर कार्ड यूज़ किया जाए और कस्टमर कार्ड के अकॉर्डिंग पेमेंट रिसीव्ड या रिफंड किया जाए, जो भी एडजस्टमेंट करना है आपको, वो किया जाए। और वो कस्टमर कार्ड के पीछे इनवॉइसिंग टैब में ये वाला पोस्टिंग ग्रुप लगा होता है, कस्टमर, डोमेस्टिक, फॉरेन, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। उस पोस्टिंग ग्रुप के अंदर ये वाला जीएल असाइन होता है, जो भी मैंने आपको सेटअप दिखाया था। उस सेटअप से होके सिस्टम यहाँ पोस्ट करता है। तो फ्लो है कार्ड के थ्रू आएगा यहाँ पर, ना कि आप जीएल ये वाला लेके पोस्ट करा दो। तो डायरेक्ट पोस्टिंग कभी भी इस तरह के पोस्टिंग वाले जीएल पर डायरेक्ट पोस्टिंग यस नहीं होनी चाहिए, वरना आपका रिपोर्ट, जो कस्टमर की रिपोर्ट है, और ये जो जीएल रिपोर्ट है, यानी ट्रायल बैलेंस और कस्टमर का डेटा मैच नहीं करेगा। सेम वेंडर के साथ भी कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आपको नेक्स्ट ग्रुप देखते जाना है, जो ज़रूरी है लो, वैसा का वैसा यूज़ कर लो, नंबरिंग आप अलग कर लो, एंड टोटल बिगिन ट्रेडर का कॉन्सेप्ट देखते जाओ। इसी तरह पूरा का पूरा आपका असेट्स खत्म हो जाएगा। पहले मेन असेट से शुरू हुआ था, फिर फिक्स असेट्स, टैंगिबल, इनटैंगिबल का कॉन्सेप्ट ग्रुप। उसके बाद फिर आपके करंट असेट्स शुरू हो जाएँगे। करंट असेट्स में भी बाइफरकेट कर सकते हो। लिक्विड असेट्स का जैसे यहाँ मैंने किया है, लिक्विड असेट्स के अंदर कैश और बैंक का ग्रुप अलग कर सकते हो। फिर करंट असेट्स खत्म हो जाएगा तो आपके पूरे टोटल असेट्स खत्म हो गए। अब करंट असेट्स शुरू हुआ था 1002 से, तो 1002 पे जो उसका जो लेजर होगा, उस पे बिगिन टोटल लिखा होगा और उसका अकाउंट टाइप, और ये आपका है एंड टोटल अकाउंट टाइप। और बैलेंस शीट आइटम 1002 से शुरू हुआ था बिगिन टोटल, 2999 पे खत्म हो गया है। तो आप ऐसा चेक कर सकते हो। फिर आपकी लायबिलिटीज एंड इक्विटी शुरू हुई, फिर आपका शुरू हुआ एक छोटा सा ग्रुप, और छोटा सा ग्रुप को मैं टिक लगा लेती हूँ। छोटा सा ग्रुप कितना छोटा है, ये आपकी इक्विटीज यहाँ पे खत्म हो रही है ये। तो बहुत ही छोटा सा ग्रुप है। देखो, पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। 3100 से शुरू हुआ है और यहाँ पे 3195 नेट इनकम फॉर द ईयर है, और यहाँ पे 3199 आपका ये शेयर होल्डर इक्विटी एंड हो रहा है, ठीक है। 2 पोस्टिंग के लेजर है। इक्विटी, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड इनकम, सब जो भी आपको कैटेगरीज डिफाइन करनी थी वो आपने कर दी। अब आपका एक यहाँ पे टोटल लिया है, और कहाँ से शुरू हुआ है, 6000 से।
6,000 जो है ना वो हमारा पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ है इनकम स्टेटमेंट और एंड हुआ है इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू के ऊपर का जो हेडिंग है इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 से शुरू हुआ है और नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स करने के बाद ये 4x9 पे खत्म हुआ है। तो पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट का सम यहाँ डाल दिया है यानी इनकम ओवर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ओवर द इनकम, प्रॉफिट और लॉस जो भी हो ये नेट इनकम फॉर द ईयर में आ जाए। कॉन्सेप्ट सही है। अकाउंट टाइप टोटल है। अकाउंट टाइप टोटल होता है तो आप हेडिंग से लेकर पूरा लास्ट तक का टोटल करवा सकते हो, वरना बिगिन टोटल और एंड टोटल के साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो हेडिंग के साथ पूरा ले जाना चाहते हो तो फिर ये आप टोटल का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। और दो तरीके हैं, एक तो सेपरेटर होता है दो डॉट का, टू एंड फ्रॉम रेंज बनाने के लिए इस यहाँ नंबर से यहाँ, और दूसरा आप सेपरेटर भी यूज कर सकते हो। अगर सेपरेटर जैसे कि ये एक रेंज हुई 3,100, दूसरा क्या है मेरा टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। अब देखो शेयर होल्डर इक्विटी 3,100 से शुरू हुई थी, 3,199 पे खत्म हुई। यहाँ पे भी एक टोटल लगा हुआ है। इक्विटीज यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई और इसमें बता दिया गया है कि मैंने दो पैटर्न यूज किया है। मैंने ये भी यूज किया है कि ये नंबर सीरीज यहाँ से खत्म हुई यहाँ से शुरू हुई यहाँ से खत्म हुई, इसका टोटल प्लस से 6,000 से शुरू हुई थी और 4x9 पे खत्म हुई, इसका टोटल भी। ये पाई साइन के साथ दो सीरीज को सेपरेट करके उनका भी सम लेने की कोशिश की गई है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको सैम्पल कंपनी में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से समझाए हुए कि आपको टोटलिंग कैसे करनी है। फिर कोई नया छोटा सा ग्रुप शुरू हुआ अलाउंस का यहाँ पे खत्म हुआ है, 4,000 से शुरू हुआ है 4,999 पे खत्म हुआ है। और इसके देखो गैप 4,000 से 10 का गैप था क्योंकि सारे नंबर 10-10 के गैप पे ही हो, स्टार्टिंग से एंड तक सब में 10+10+10 का गैप है। लेकिन खत्म होने से पहले भी देखो कितना इसमें कितने ज्यादा अलाउंसेस के जीएल बनने के चांसेस हैं कि कम से कम 900 का गैप रखा गया है कि आप इतने तो बना ही सकते हो 989 समथिंग जीएल, क्योंकि ये कंपनी लंबे समय के लिए चलेगी तो बहुत सारे अलाउंसेस बाद में ऐड हो सकते हैं जो अभी हमें नहीं पता। तो हमने ग्रुप बना के छोड़ दिया है, आपको गैप दे दिया है कि इन फ्यूचर जब जब बनाने हो सिंगल सिंगल लेजर, जब जरूरत हो कोई भी यूजर बना सके जिसके पास यूजर राइट्स हो। तो नॉर्मली तो आपको ये चार्ट ऑफ अकाउंट अनरीडेबल करना चाहिए ताकि गलती से इसमें चेंजेस ना हो और जिसके पास राइट्स हो वो ही सिर्फ जीएल न्यू करके क्रिएट कर सके। तो नंबर गैप यूजर आगे चेक करेगा किस ग्रुप किस सब ग्रुप के अंदर बनाना है, वो नंबर चेक करेगा यहाँ पे गैप है, इसके नीचे होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर समझ के वो न्यू क्रिएट करके क्लिक करके न्यू नंबर क्रिएट करेगा, उसके अंदर उसका नाम दे देगा और फिर वो जैसी चार्ट ऑफ अकाउंट को अलाइन करता है इंडेंट चार्ट ऑफ अकाउंट, जैसे आपका देखो इंडेंट अकाउंट्स बिटवीन अ बिगिन टोटल एंड द मैचिंग एंड टोटल वन लेबल टू मेक द चार्ट ऑफ अकाउंट इजियर टू रीड। तो ये जो ट्री स्ट्रक्चर है वो अलाइन होगा लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से आपको दिखेगा कि हेडिंग के अंदर ये इस तरह से अलाइन हुआ है। इसी तरह आपको बाकी भी देखना है। फिर लाइबिलिटी शुरू हो रही है लॉन्ग टर्म, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म, और आपको शॉर्ट टर्म में जो वेंडर वाला है ये भी वेंडर वाला सेम जैसे मैंने आपको कस्टमर एक्सप्लेन किया था, ये भी ग्रुप का हिस्सा है। तो आप रिलेटेड में जाके अकाउंट्स के अंदर जाके यहाँ पे बस सॉरी सॉरी पेबल्स में चेक करना था मैं, हमें चेक करना था वेयर यूज लिस्ट, ये ग्रुप का हिस्सा है तो इसमें भी डायरेक्ट पोस्टिंग यस नहीं होगी, आपको बंद करके रखना चाहिए। ये सैम्पल कंपनी है इसमें टिक है, लेकिन आपको डायरेक्ट पोस्टिंग इसकी यस नहीं करनी है, सिर्फ उन जीएल की यस होती है जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद अब जैसे ये वाला है इनमें ये आपको जिस जिस का चेक करना है वेर यूज लिस्ट चेक कर लेना। इस तरह से होते हुए आपकी टोटल लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज खत्म हो गई, फिर टोटल लाइबिलिटीज, फिर टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज, फिर आपका इनकम स्टेटमेंट शुरू हो गया है। इनकम स्टेटमेंट शुरू हुआ है हेडिंग से, उसके बाद रेवेन्यू, फिर सेल्स, अलग अलग तरह के सेल्स हैं।
नेचर ऑफ द बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि आपको बिज़नेस में क्या-क्या यूज़ हो रहा है। अगर आपको रिसोर्सेज़ हैं तो रखना है, अगर अलग-अलग तरह के रिटेल, रॉ मटेरियल इस तरह के हैं तो रखना है, वरना एक सिंगल सेल्स और उसके जीएल और एंड टोटल इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ यूज़ नहीं है वो एब्सोल्यूट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। फिर कॉस्ट का शुरू हो गया है। तो इतने सारे कॉस्ट वाले बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्कशन करना है, आपको एक बार ट्रायल बैलेंस ले लेना है कंपनी से, किस तरह के जीएस यूज़ हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग एक-एक ग्रुप बना लेना है, आपके सेल्स का, आपके कॉस्ट का। फिर उसके बाद आप जो नॉर्मल एक्सपेंसेस, ऑफ़िस एक्सपेंसेस या बिल्डिंग मेंटेनेंस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पहले आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस से शुरू कर दो। बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, छोटा ग्रुप या फिर एक बड़ा ग्रुप के अंदर 2-3 छोटे ग्रुप। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कंप्यूटर के एक्सपेंसेस, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, व्हीकल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयी एक्सपेंसेस, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो प्रॉफ़िट एंड लॉस में एडजस्ट होंगे। फिर नेट इनकम जो भी आपकी आ रही है नेट इनकम वो ले लो, नेट ऑपरेटिंग इनकम। फिर उसका ग्रुप हो गया, फिर नेट एक्सपेंसेस, फिर आपका जो भी अ, रियलाइज़्ड गेन एंड अनरियलाइज़्ड गेन एंड लॉसेस है। अब इसका आप एक ग्रुप का नाम बना लो, यहाँ पे नहीं दिया है, आप एक बना लो अनरियलाइज़्ड स्लैश रियलाइज़्ड फॉरेक्स गेन स्लैश लॉसेस। और 4 लेज़र बनाने की ज़रूरत है, 2 ही बनाओ, सिस्टम अपने एडजस्ट करेगा। अनरियलाइज़्ड फॉरेक्स गेन स्लैश लॉसेस, रियलाइज़्ड फॉरेक्स गेन्स स्लैश लॉसेस। मतलब कि एक रियलाइज़्ड, एक अनरियलाइज़्ड, गेन एंड लॉसेस में स्लैश कर दो और अनरियलाइज़्ड का एक, रियलाइज़्ड का एक। तो आप इस तरह से सिस्टम क्या करेगा, और जब भी आप इनवॉइस रेज़ करोगे और ये अप्लाई होगा तो अनरियलाइज़्ड में चला जाएगा, और जब पेमेंट अप्लाई होगा तो रियलाइज़्ड में चला जाएगा। रियलाइज़्ड फॉरेक्स गेन स्लैश लॉसेस। तो इस तरह से ये 2 लेजर नहीं ज़रूरत है। इसका भी 2 का 1 कर लो और इसका भी 2 का 1 कर लो। रियलाइज़्ड फॉरेक्स गेन लॉसेस, अनरियलाइज़्ड फॉरेक्स गेन लॉसेस। और इसका हेडिंग दे दो और इसका मतलब एक बिगिन टोटल, इसका नाम अनरियलाइज़्ड के साथ एंड टोटल, फिर इसका सॉरी रियलाइज़्ड स्लैश अनरियलाइज़्ड बिगिन टोटल, और उसी का फिर एक एंड टोटल और बीच में 2 लेजर। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको देने हैं तो दे दो, फिर नेट इनकम, फिर अगर कोई टैक्स है तो टैक्स दे दो। नेट इनकम बिफोर टैक्सेस, इस तरह का अगर आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड बनाना है तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना देना, बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंसेस लगाना है तो लगा देना, और लास्ट में आपको जब आप टैक्सेशन का ग्रुप यहाँ डाल दोगे, पोस्टिंग जीएल डाल दोगे, तो आपको यहाँ पे नेट इनकम लेनी है। मतलब कोशिश करो कि स्ट्रक्चर इसी वे में हो, क्योंकि सिस्टम ऐसे काम करता है, आपके टैक्सेशन के पहले आपका प्रॉफिट, उसके बाद फिर टैक्स लगा, बट आफ्टर टैक्स आपकी नेट इनकम इतनी है। फॉर्मूला आप चेक कर लो, फॉर्मूला लगाने का तरीका टोटल लिया है 6000 से, जो भी आपका शुरू हो रहा था, अब वो चेक कर लो, 6000 से रेवेन्यू शुरू हो रही थी मेरे ख्याल से। 6000 से पूरा इनकम स्टेटमेंट शुरू हो रहा है या रेवेन्यू शुरू हो रही है? पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। 6000 से पूरा इनकम स्टेटमेंट हेडिंग है, ठीक है? क्योंकि रेवेन्यू वाला हेडिंग अलग है, रेवेन्यू वाला 6100 है। तो 6000 से पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट का हेडिंग शुरू हो रहा था 6000 4 टाइम 9 पे नेट इनकम, यानी कि इनकम ओवर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ओवर द इनकम, नेट इनकम इंक्लूडिंग योर डेप्रिसिएशन, टैक्सेस और अदर्स जितने भी हैं, सब एडजस्ट होने के बाद नेट इनकम यहाँ बन रही है, ठीक है? ये इग्नोर कर दो, ये मैंने ओपनिंग चढ़ाने के लिए एक जीएल बना रखा था, जो पूरा एडजस्ट होने के बाद वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है, और फिर भी अगर कन्फ्यूज़न होगा, तो हमेशा एक फ़िल्टर लगा लिया करो, और वो फ़िल्टर होगा आपका अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आपको क्या करना है, एक फ़िल्टर हमेशा लगा लेना चाहिए, और वो फ़िल्टर है
आप बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट चेक कर लो, फ़िल्टर लगा लो, सिर्फ बैलेंस शीट ही दिखेगा आपको। और अगर सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को चेक करना है और इसको समझना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का फ़िल्टर लगा लो। यहाँ पे इसको अनटिक करके दोनों टिक रहेंगे तो दोनों आएँगे। आप इनकम स्टेटमेंट लगा लो। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो इस तरह से आप चेक करके देख सकते हो। जो ग्रुप्स चाहिए वो लो, जो ग्रुप नहीं चाहिए वो मत लो। नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग रखो, असेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग रखो। छोटे नंबर्स पहले आएँगे, उसके बाद बड़े नंबर्स आएँगे। नंबर का सीक्वेंस ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4 डिजिट, 5 डिजिट आपके ऊपर है, लेकिन अ, 5-6 डिजिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। छोटे नंबर्स रखो, 4 डिजिट दिखने में अच्छे लगेंगे। और जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हो तो एक बहुत ही ईज़ी तरीका है जो नॉन फाइनेंशियल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट को एक बार ओपन करके देखना है। एक्सेल पे भेजो, एक्सेल पे भेजने के बाद इसे ओपन कर लो। अभी आपका ऐसा चार्ट अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है? अब मेरे को पता है कि या तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके इन वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दूँ, जो ये वैल्यूज़ मुझे चाहिए नहीं, ठीक है? ये वैल्यूज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे क्लियर कंटेंट भी कर सकती हूँ। लेकिन क्लियर करने से भी क्या होगा, मुझे अगर ये कॉलम ही नहीं चाहिए तो मुझे इन्हें हाइड कर देना चाहिए, ठीक है? जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए, वो या तो आप क्लियर कर दो या आप हाइड कर दो। अब मुझे सिर्फ़ इतना ही चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए। अगर मुझे किसी क्लाइंट के लिए बनाना है, तो मैंने एक लेआउट क्रोनस से ले लिया कि नंबरिंग होगी, असेंडिंग वे में होगी, बैलेंस शीट से शुरू होगा और जाके फिर इनकम स्टेटमेंट एक और शुरू होगा और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा पूरा का पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट बना देंगे। तो बैलेंस शीट से शुरू होगा तो मैंने देखा कि बैलेंस शीट पे क्या-क्या चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, नेम चाहिए, किस हेडिंग का हिस्सा है, किस फाइनेंशियल रिपोर्ट का हिस्सा है। फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन-सी है मेरी? अभी बैलेंस शीट है। तो पहले मैं बैलेंस शीट से शुरू करूँगी, उसके बाद अकाउंट टाइप क्या है, हेडिंग एक देना ज़रूरी है क्योंकि रिपोर्ट शुरू कौन-सी हो रही है, तो है बैलेंस शीट शुरू हो रही है। डायरेक्ट पोस्टिंग मेन जितने भी ग्रुप्स होते हैं, उनका डायरेक्ट पोस्टिंग बंद होता है। तो अगर हेडिंग है, बिगिन टोटल, एंड टोटल है, तो ग्रुप बंद ही होगा। तो वो फॉल्स है। सिस्टम में जो-जो नो-नो लिखा है, वो फॉल्स-फॉल्स आ गया है। जो मतलब डिसेबल है। नो या डिसेबल वो फॉल्स है और जो इनेबल है, वो ट्रू है। कैटेगरीज़ अगर आप को पता है तो डिफ़ाइन कर दो, बड़ी-बड़ी जो ज़रूरत वाली हैं और जो बाद में भी आप डाल सकते हो फिर डेटा पोर्ट बना के एक छोटा-सा कि नंबर के बेसिस पे सिर्फ़ 2 कॉलम नंबर के बेसिस पे अकाउंट कैटेगरी। क्योंकि बाकी आप पूरा चढ़ाने की कोशिश करोगे और बाकी को ब्लैंक कर दोगे तो सिस्टम पे भी ब्लैंक कर देगा। इसलिए जितना चढ़ाना है सिर्फ़ उतना ही मैप करना चाहिए। अगर कुछ छूट गया है, अगर सब कैटेगरी बाद में चढ़ानी है तो नंबर के बेसिस पे अकाउंट कैटेगरी सिर्फ़ 2 कॉलम। और अभी तो हमें पूरा चढ़ाना है, अभी तो हमें बहुत सारे कॉलम चढ़ाने हैं। जैसे कि नंबर होगा, नंबर के बेसिस पे उसके नेम होंगे, इनकम बैलेंस होगा, अकाउंट टाइप होगा, डायरेक्ट पोस्टिंग बतानी है, अकाउंट सब कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी भी हम ले सकते थे, सब कैटेगरी, कैटेगरी एंड टोटलिंग, ठीक है? तो कैटेगरीज़, सब कैटेगरीज़ एंड टोटलिंग। क्या मैंने कैटेगरीज़ को हाइड किया? नहीं। तो इतना ठीक है, अब इसके बाद बैलेंस शीट अब मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल देके बताऊँगी, मैं ज़्यादा ऐसे लंबा नहीं करूँगी। अब बैलेंस शीट यहाँ से शुरू हुआ है, बैलेंस शीट खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये मुझे जानना है।
अब मेरी बैलेंस शीट खत्म हुई है यहाँ पे जाकर, ठीक है। लेकिन उसमें इसका नंबरिंग जो है 1000 से शुरू हुआ है। इसमें ये नंबर मिसिंग था, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे इतना ले लेती हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं टोटल। कैटेगरी की जरूरत नहीं है मुझे। 1000 से शुरू हुआ था और खत्म हुआ है 599 पे। तो मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट जो भी है वो शुरू हुआ। तो इस तरह से मुझे पता चला कि मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे फिनिश हुआ है। अब इसे आप अनहाइड करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं कि छोटा कर सकते हैं। अब इस तरह से अगर मैं इनकम स्टेटमेंट का एग्जांपल लूँ, तो मेरी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे शुरू हो रही है ये, ठीक है। अब इसमें रेवेन्यू का जो ग्रुप है ये शुरू हुआ यहाँ पे। अब मैं सिर्फ रेवेन्यू की बात करूँ तो मुझे चेक करना होगा कि मेरा रेवेन्यू लास्ट कहाँ पे जा रहा है। तो टोटल रेवेन्यू मुझे मिला यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको इस तरह से समझना है कि 6100 से रेवेन्यू शुरू हुआ था, इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, ये इसका बिगिन टोटल था। 6995 पे टोटल रेवेन्यू था। अब रेवेन्यू कॉमा टोटल या टोटल रेवेन्यू, आपको लिखने का तरीका आपको डिसाइड करना है। इसका हिस्सा था इनकम स्टेटमेंट का, इसका एंड टोटल ये है और टोटलिंग ऐसे गई है 6100 से लेकर 6995 के अंदर जितने भी जीएल है सबका सम। तो बिगिन टोटल एंड टोटल के अंदर आपके 900 या उससे ज़्यादा भी अगर जीएल है तो सबका सम, इसके अंदर जितने पोस्टिंग के जीएल है सबका सम। तो आपको ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना के देखने होंगे कि हम किस तरह से डील कर रहे हैं। अब कोई भी इसी तरह का एग्जाम्पल, अब जैसे कॉस्ट का एग्जाम्पल है, आप ये भी देख सकते हो कॉस्ट का एग्जाम्पल है। अब जैसे कि इसका अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कॉस्ट ऑफ रिटेल का, तो सिर्फ और सिर्फ इतने जेल आपको हाइड करने हैं। आप मैं कलरिंग्स यूज करती हूँ अधिकतर ताकि इजी हो जाता है समझना। अब ये कॉस्ट ऑफ रिटेल, टोटल कॉस्ट ऑफ रिटेल, सी कॉस्ट ऑफ रिटेल 7105 से लेकर 7195,
एकदम क्लियर रहेगा। कॉस्ट ऑफ रिटेल यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, बिगिन टोटल ये था, एंड टोटल ये था, और इस बिगिन टोटल का 7105 का एंड टोटल है 7195। बस सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही बाकी भी बनेंगे। लेकिन ये है सब ग्रुप इस मेन ग्रुप का। मेन ग्रुप क्या है? कॉस्ट। तो ये आपका एक मेन ग्रुप है। इसका टोटल आपको नीचे मिल जाएगा। 7100 लिखा है। अब जहाँ पे 7100 से स्टार्ट होके 7100 से शुरू हुआ होगा, यहाँ ये देखो, ये है। तो इस तरह से आपको फिर से मिल गया आपका जो ग्रुप है, तो ये वाला उसका सब ग्रुप कहलाएगा। और ये हम इस तरह से कर सकते हैं। सी, तो आपको सब टोटलिंग ऐसे करते हुए सारे कॉम्बिनेशन सेट करने कि मेरा ये ग्रुप यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से खत्म हुआ। छोटे छोटे ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप, एंड टोटल, बिगिन टोटल के साथ मैच कराते हुए, कलरिंग करते हुए सारी चीज़ें फ्रीज करनी है, नंबरिंग फ्रीज करनी है, ओवरराइट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट किया है, बिगिन टोटल है तो उसका एंड टोटल होना चाहिए। ये टोटलिंग चेक करनी है। इस तरह से कलर करके भी चेक कर सकते हो। आपके इनकम बैलेंस आइटम सही होने चाहिए। हेडिंग सिस्टम को नाम डिस्क्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है, उसे नंबर से मतलब है। उसे मतलब है आपकी टोटलिंग ग्रुपिंग से। अगर टोटलिंग ग्रुपिंग गलत होगी तो मिसमैच का आपको एरर देगा कि बिगिन टोटल का एंड टोटल मिसिंग है। प्लस वो इंडेंट नहीं करने देगा चार्ट ऑफ अकाउंट को कि वो एक की स्ट्रक्चर में खड़ा हो सके। और अकाउंट टाइप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बिगिन टोटल एंड टोटल को डिफाइन करता है। प्लस पोस्टिंग लेजर बताता है कि कितने सारे पोस्टिंग के जीएल होंगे। डायरेक्ट पोस्टिंग, जब पोस्टिंग आप करोगे, अगर उस पे फॉल्स रहेगा तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा पोस्ट करने के लिए, तो ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। सब कैटेगरी अगर आप भूल जाते हो तो बाद में चढ़ा सकते हो, सिर्फ नंबर के बेसिस पे मैप करके। तो इस तरह से कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ चीज़ें आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन नंबर, डिस्क्रिप्शन, इनकम बैलेंस, अकाउंट टाइप, पोस्टिंग, टोटलिंग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इतना तो आपको करना ही है। सब कैटेगरी तो आप फिर भी मान लेते हैं कि सेकंड टाइम भी चढ़ा सकते हो, लेकिन एक ही बार में अगर पूरा कंप्लीट करके चढ़ा दो तो अच्छा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।